कैफ 7 आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। लेक्चर नंबर 2 हमारा सेकंड लेक्चर है और आज के लेक्चर में हम अपना पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी मटेरियल डिस्कस किया था कि ये सब्जेक्ट प्लानिंग कुछ क्या है, नेचर क्या है इसकी, क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं और हम इसकी प्लानिंग कैसे लेके चलेंगे इसको। आज के लेक्चर में हम पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और चूंकि कोई भी जो नया सब्जेक्ट होता है स्टार्ट में अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होने के लिए कुछ टाइम चाहिए होता है उसको, क्योंकि कुछ नए कंसेप्ट्स होते हैं, कंसेप्ट्स के स्पेसिफिक मीनिंग होते हैं जो उसी सब्जेक्ट के हवाले से हैं, तो उनको समझने में कुछ थोड़ा टाइम लगता है। इसीलिए हो सकता है कि शुरू के 5-6 लेक्चर्स में, इस सब्जेक्ट के शुरू के 5-6 लेक्चर्स में आपको कुछ चीजें समझ में आए और कुछ चीजें समझ में ना आए, लेकिन जब चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद चैप्टर 2 पे जाएंगे तो इंशाल्लाह चैप्टर 2 के स्टार्ट से आपको चीजें समझ आ रही होंगी। लेकिन बिल्कुल पॉसिबल है चैप्टर 1 में के लेक्चर 2 में या 3 में या 4 में आपको सारी चीजें समझ, ये नेचुरल है, इसमें ना आपका कसूर है और ना ही सब्जेक्ट का कसूर है। अगर आपको कुछ चीजें समझ नहीं भी आती तो आपने इससे ये अंदाजा नहीं लगाना कि मैं शायद नालायक हूं कि मुझे समझ ही नहीं आ रही। यहाँ ये भी नहीं अंदाजा लगाना कि सब्जेक्ट बहुत मुश्किल है, ये जो मुझे उसकी अकाउंटिंग की तो समझ आ गई थी लेकिन इसकी समझ नहीं आ रही, क्योंकि अकाउंटिंग आपने 2-3 लेवल में पढ़ा होता है थोड़ा थोड़ा करके। ये सब्जेक्ट फर्स्ट टाइम आप पढ़ने जा रहे हैं, कंपनी लॉ, और ये बिजनेस लॉ नहीं है दोनों लॉ, लेकिन वो लॉ कुछ और है, ये लॉ कुछ, उसके कंसेप्ट्स अपने हैं, वो खत्म हो गए उधर। ये कैफ 7 कंपनी लॉ के कंसेप्ट्स डिफरेंट है। तो ये मेरी कोशिश होगी कि जो चीजें डिस्कस कर रहा हूं आपको समझ आती जाए, और अगर समझ ना आए तो आप दरमियान में जहां रुके मैं आपसे पूछूं क्वेश्चन भी पूछते जाए। लेकिन शुरू के 5-6 लेक्चर्स में ये नेचुरल है कि कुछ चीजें समझ आएंगी, आपको कुछ चीजें समझ नहीं आएंगी, और इसीलिए शुरू के लेक्चर में हर सब्जेक्ट में मेरी कोशिश होती है कि शुरू के लेक्चर में हमारी स्पीड, हमारा टेम्पो थोड़ा स्लो हो 8-10 लेक्चर्स में। फिर इसके बाद कंसेप्ट्स की जो बेसिक्स बिल्ड हो जाती हैं, फिर उसके बाद आगे चलना आसान होता है। तो हमने जो कैफ 7 का पूरा स्कोप है वो डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में कि बिजनेस 3 तरह के होते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और कंपनी। ठीक है, ये कैफ 4 में आपने इनके बारे में पढ़ा होगा, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप के बारे में। जो कंपनी से रिलेटेड लॉज हैं वो कैफ 7 में पढ़ेंगे, और सबसे बड़ा लॉ जो किसी भी कंपनी पे अप्लाई होता है वो है कंपनीज एक्ट 2017। तो कैफ 7 में हम कंपनीज एक्ट 2017 ही पढ़ेंगे और कोई लॉ नहीं पढ़ेंगे। जब आप सीफैप लेवल पे पहुंच जाएंगे तो सीफैप 2 में जाके फिर आप कुछ और लॉज भी पढ़ेंगे, अभी हम नहीं पढ़े। क्या सिर्फ कंपनीज एक्ट, कौन सा? कंपनीज एक्ट 2017। अच्छा, जो अक्सर लॉ होते हैं ना, बल्कि तकरीबन सारे लॉ, इनके एंड पे कोई ना कोई ईयर जरूर लिखा होता है। जैसे कंपनीज एक्ट 2017, इसका मतलब क्या है कि ये लॉ 2017 में इंप्लीमेंट हुआ था। ये लॉ कब इंप्लीमेंट हुआ था? 2017 में। तो हमने स्टडी करना है कंपनी के बारे में, इसके ऊपर डिस्कशन करें। तो पहले आज के लेक्चर में, तो हम आज और कल के लेक्चर में तो हम सारी डिस्कशन इसी एक चीज के ऊपर लगाएंगे कि कंपनी क्या होती है और ये कंपनी कैसे डिफरेंट है सोल प्रोप्राइटरशिप से और पार्टनरशिप से। लेकिन टेक्निकल कंसेप्ट्स की तरफ जाने से पहले मैं थोड़ा सा हमारा जो स्टडी मटेरियल है उसका स्ट्रक्चर आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। आप लोगों को नोट्स मिले होंगे, ठीक है? अगर आप देखें तो उन नोट्स का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह होगा। जो पहला पेज है वो इस तरह का, ऐसा ही है होगा क्या? ये स्ट्रक्चर ध्यान में रखिए। हर चैप्टर में कुछ ना कुछ कंसेप्ट्स होते हैं। हमने क्या किया, आई कैप के, अच्छा हमारे चैप्टर्स की तरतीब सीला में और आई कैप के चैप्टर्स की तरतीब सेम है, यानी जो आई कैप की बुक में, आई कैप के स्टडी टेक्स्ट में चैप्टर 7 है, हमारे बुक में भी वो चैप्टर 7 ही है। जो आई कैप की बुक में चैप्टर 2 है, हमारी बुक में भी चैप्टर 2 ही है। ठीक है, लेकिन हर चैप्टर के अंदर डिफरेंट कंसेप्ट्स हैं। ठीक है, हमने पहले उनको गिना कि कितने कंसेप्ट्स हैं, और फिर उस चैप्टर को हमने उन कंसेप्ट्स में डिवाइड कर दिया। जैसे चैप्टर 1 में फर्ज कीजिए कि हमें पता चला कि जी 5 बड़े कंसेप्ट्स हैं, बड़े बड़े कंसेप्ट्स 5 हैं, तो हमने चैप्टर 5 के 5 हिस्से कर दिए। चैप्टर 5 के 5 हिस्से कर दिए, सब पार्ट्स कर दिए, और हर पार्ट में उसके रेलिवेंट जो चीजें थी वो इंक्लूड कर दी। तो उस चैप्टर में कितने कंसेप्ट्स हैं ये आपको पहले पेज पे पता चल जाएगा। जैसे अगर आप देखें पहला पेज चैप्टर 1 का, ऊपर से चैप्टर 1 लिखा और टाइटल लिखा, फिर नीचे कंसेप्ट्स। ठीक है, ये
कंसेप्ट आ गए हमारे, फिर इसके सामने सेक्शन, ये कंसेप्ट हैं और ये है ये जो लर्निंग ऑब्जेक्ट 1 2 3 4 है ना, ये इसी किताब के आगे कंसेप्ट चल रहे हैं, ठीक है, हमारी ही किताब के आगे। लेकिन जो स्टूडेंट साइकैब की बुक को कंसल्ट करना चाहते हो, उनकी जो मैच करना चाहते हो कि आईकैब की बुक में भी यही लिखा हुआ है ना, या आईकैब की बुक में से कोई चीज रह तो नहीं गई, तो हमने हर कंसेप्ट के आगे ये भी लिख दिया कि ये कंसेप्ट आईकैब की बुक में किस चैप्टर में और उस चैप्टर के किस किस सेक्शन में है, आगे रेफरेंस दे दिया। क्लियर हो गया? ताकि जब आप आईकैब की बुक से मैच करना चाहें कि कहीं कोई कंसेप्ट रह तो नहीं गया, तो आसानी से मैच कर सकते हैं। क्लियर? फिर इसके बाद नीचे अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स में है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमसीक्यूज होंगे, ठीक है, कुछ एमसीक्यूज होंगे और कुछ जो इन कंसेप्ट से रिलेटेड पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस हैं वो भी हमने कंसेप्ट के साथ ही मिला दिए, ताकि जैसे ही आप कोई कंसेप्ट समझे, कंप्लीट करें, उसके फौरन बाद चैप्टर एंड होने का इंतजार ना करना पड़े आपको, उसके फौरन बाद आप उसके पास्ट पेपर के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सके। इसका फायदा ये होगा कि आप डेली कोई ना कोई पास्ट पेपर का क्वेश्चन कर रहे होंगे, ठीक है, वरना अगर हर चैप्टर के एंड पे आपको क्वेश्चन दे दिए जाते तो आप डेली होम असाइनमेंट करने के काबिल ना रहते, आप सिर्फ जब वो चैप्टर कंप्लीट हो गया उसी वक्त होम असाइनमेंट कर पाते। तो हम ये चाहते हैं कि आप सिर्फ वीकेंड पे होम असाइनमेंट ना करें, बल्कि रोज के रोज होम असाइनमेंट करें, इसलिए हर लर्निंग ऑब्जेक्टिव के एंड पे आपको कुछ क्वेश्चन नजर आ रहे होंगे। तो ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव आगे, इसके बाद आगे चले आप नेक्स्ट पेज के ऊपर, तो ये पास्ट पेपर का एनालिसिस है आपके साथ, ये एक चार्ट आपको नजर आ रहा होगा, ये आपको ट्रेंड एनालिसिस ऑफ पास्ट पेपर चैप्टर 1, यानी देख के अंदाजा क्या बता रहा है आपको, इस चैप्टर में से समर 14 में 6 मार्क्स का, फिर 6 फिर 7, ये इससे ट्रेंड का अंदाजा हो जाता है, ये लेफ्ट से राइट ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। तो ऑटम 20 में, ऑटम 21 में उसने कोई क्वेश्चन नहीं टेस्ट किया, और रिसेंटली 5 और फिर 2, आगे इसके स्प्रिंग का मैं भी आपको बता दूंगा, स्प्रिंग 23 का, वो कि इस अटेम्प्ट में उसने कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा। ट्रेंड एनालिसिस समझ आ गया। फिर इसके बाद इस चैप्टर का कुछ ओवरव्यू है कि ये चैप्टर आपको बता क्या रहा है, थीम ऑफ द चैप्टर, इस चैप्टर में आप क्या समझने जा रहे हैं। थीम पढ़ना इसलिए जरूरी होता है ताकि आपको पता चल जाए ओवरऑल ये चैप्टर किस चीज से रिलेट कर रहा है, इसकी बाउंड्री स्केच जो है ना वो ड्रॉ हो जाता है। आपको पता चल गया कि ये चैप्टर फॉर एग्जांपल मीटिंग्स का है ना एक, तो ये सिर्फ मीटिंग्स ही की डिस्कशन करेगा, उसके अलावा और किसी चीज की डिस्कशन नहीं करेगा। तो एक कंसेप्ट बिल्ड हो जाता है कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। जो मैनेजमेंट का चैप्टर है वो सिर्फ मैनेजमेंट के हवाले से डिस्कशन करेगा, जो शेयर कैपिटल वाला चैप्टर है वो शेयर कैपिटल के हवाले से डिस्कशन करेगा। तो एक थीम बिल्ड हो जाता है। इसीलिए वैसे तो चैप्टर टाइटल से भी अंदाजा हो जाता है चैप्टर, लेकिन ये चैप्टर टाइटल को थोड़ा मजीद एक्सप्लेन कर देता है, जिससे अंदाजा हो जाए कि इस चैप्टर में आप क्या क्या सीखने जा रहे हैं, ठीक है। फिर एग्जामिनेबिलिटी ऑफ चैप्टर के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर कितना अहम है या इसके कितने मार्क्स से क्वेश्चन एक्सपेक्टेड हैं, ये ग्रिड को देख के हम इसके साथ चैप्टर के साथ लिख दिया करते हैं। आगे चलते हैं। अब यहां से वो कंसेप्ट शुरू हो गए जो हमने पढ़े थे, ऊपर 5 कंसेप्ट है ना। देखिए पहला कंसेप्ट है, उसने आगे उस कंसेप्ट को एक्सप्लेन किया हुआ है, उस कंसेप्ट के अंदर जो छोटी छोटी चीजें हैं या छोटे छोटे कंसेप्ट्स हैं, हेडिंग्स दे के, बुलेट्स दे के उसको एक्सप्लेन किया गया है। कंसेप्ट चल रहा है जी, चल रहा है। अच्छा, एक दो चीजें, सम टाइम ब्रैकेट्स में कुछ चीजें लिखी होंगी, तो स्टूडेंट्स का कंसेप्ट ये बिल्ड हुआ होता है, पता नहीं शायद किसी दूसरे सब्जेक्ट में ऐसा होता होगा कि ब्रैकेट वाली चीजें अहम नहीं है। याद रखें, ब्रैकेट वाली चीजें भी अहम हैं, वो आपने याद करनी है, समझनी है, और वो आपके कंसेप्ट का लाजमी हिस्सा है। जितनी भी ब्रैकेट्स वाली चीजें होंगी वो आपके कंसेप्ट का लाजमी हिस्सा है, ठीक है। फिर कंसेप्ट चलता जा रहा है, आगे चल के कुछ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ से चीजें होती है ना, हम उनको अलग से एक स्पेशल शेप इंसर्ट करके उसमें लिख देते हैं स्टडी टिप के। ये जो स्टडी टिप या एग्जाम टिप्स वगैरह होती है ना, ये बाकी वाले मटेरियल से ज्यादा अहम है। अब कुछ स्टूडेंट ये भी मिसकंसेप्शन का शिकार होते हैं कि शायद ये वाली चीजें कम अहम है। नहीं नहीं, ये वाली चीजें जो है ना, जो स्पेशल कोई शेप इंसर्ट करके आपके साथ शेयर की गई हैं, ये नॉर्मल मटेरियल से ये, क्योंकि ये एग्जाम वो चीजें हैं जो एग्जाम में टेस्ट होती हैं, ठीक है, इसीलिए इनको स्टडी टिप या एग्जाम टिप का हम नाम देते हैं। फिर कंसेप्ट चलता है, जब कंसेप्ट एंड हो रहा है तो एक प्रैक्टिस क्वेश्चन ऐड कर दिया गया। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन आपने इस प्रैक्टिस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, या आपकी होम असाइनमेंट में भी शामिल हुआ करेगा, ठीक है। आपको बता दिया जाएगा कि आपने कौन कौन सा क्वेश्चन करना है। फिर नेक्स्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव वो चल रहा है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएंगे। फिर उसके बाद आगे चलते चलते जब सारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाएंगे तो एंड पे एमसीक्यूज आ जाएंगे। आपको पता ना हमारे पेपर में एमसीक्यूज भी हैं।
एमसीक्यूज आप चैप्टर कंप्लीट करने के बाद अटेम्प्ट करेंगे, ये साथ साथ नहीं करेंगे, चैप्टर कंप्लीट करने के बाद करेंगे। और एमसीक्यूज के बाद फिर आपको एक तो इनका सोल्यूशन नजर मिल जाएगा एमसीक्यूज का, और फिर इसके बाद एक चीज और होगी, क्या? वो जो प्रैक्टिस क्वेश्चन थे उनका सजेस्टेड सोल्यूशन। सजेस्टेड सोल्यूशन में हमने कोशिश किया कि मैक्सिमम चीजें जो आईक्यूब हमारे साथ शेयर करता है वो आपके साथ शेयर की जाए। जैसे अगर आप देखें तो सिर्फ सजेस्टेड सोल्यूशन नहीं है, बल्कि उसके साथ एग्जामिनर कमेंट्स भी हैं और मार्किंग स्कीम भी है, मार्किंग प्लान भी है। एग्जामिनर कमेंट से पता चलता है कि स्टूडेंट्स ने क्या क्या गलतियां की, मार्किंग प्लान से पता चलता है कि क्या चीज लिखने के कितने मार्क्स थे। आहिस्ता आहिस्ता जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको ये पता चलता जाएगा, ये एग्जामिनर कमेंट्स पढ़ने से पता चलेगा क्या गलती करने से स्टूडेंट फेल होता है, वो हमने नहीं करना। ये एरर्स बताता है, एग्जामिनर कमेंट्स में क्या लिखे होते हैं, एरर्स जो स्टूडेंट्स ने किए होते हैं अटेम्प्ट करते हुए। और मार्किंग प्लान को फॉलो करेंगे आहिस्ता आहिस्ता तो आपका एक स्किल डेवलप होगी कि आपको क्या लिखने से कितने मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, क्या चीज लिखनी है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में क्या लफ्ज होगा तो आपने सोल्यूशन में क्या लिखना है, ये चीज है। फिर इस तरह बाकी सारे क्वेश्चन जो हैं इनका भी आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। जिन जिन के एग्जामिनर कमेंट्स और मार्किंग प्लान अवेलेबल है वो आपके साथ शेयर कर दिए जाएंगे, जिनके अवेलेबल नहीं है, जो पुराने क्वेश्चन है नॉर्मली उनके नहीं होंगे। क्लियर हो गया? ये नोट्स का या बुक का स्ट्रक्चर समझ आ गया आपको? चलिए ठीक। अच्छा, अभी ये बुक आईकैप ने इस अटेम्प्ट के लिए जो रिवीजन हैं वो शेयर कर दी हैं। उन रिवीजन को हम एनालिसिस कर रहे हैं। एनालिसिस करने के बाद कल या परसों के लेक्चर में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि वो रीजंस किस किस्म की हैं, और क्या आप में से अगर कोई स्टूडेंट प्रीवियस एडिशन की बुक यूज करना चाहे तो वो कर सकता है कि नहीं कर सकता। ठीक है, ये मैं, लेकिन एक जनरल जो सजेशंस होती है वो ये होती है, अगर आप फ्रेश स्टूडेंट है ना, यानी फर्स्ट टाइम सीला पढ़ रहे हैं, तो आपके लिए लेटेस्ट एडिशन बेहतर है। अगर आप फर्स्ट टाइम सीला पढ़ रहे हैं तो लेटेस्ट बुक लेनी है ना, जब पढ़ना ही जीरो से है तो फिर लेटेस्ट बुक से ही पढ़ना चाहिए। तो जब तक लेटेस्ट बुक नहीं आती आपको नोट्स प्रोवाइड क्लास में कर दिए जाएंगे, वो मेरी जिम्मेदारी है। और अगर आपने प्रीवियस सेशन में पढ़ा हुआ है और किसी भी वजह से अब दोबारा पढ़ना चाहते हैं तो याद रखें आपके लिए अब पुरानी वाली बुक बेहतर है जिससे आपने पढ़ा हुआ है। ऐसे स्टूडेंट्स के लिए न्यू बुक रिकमेंडेड नहीं है, बल्कि कौन सी बुक रिकमेंडेड है, पुरानी बुक जहां से उन्होंने पढ़ा हुआ है, क्योंकि वहां पे पढ़ा था ना, बड़ी नोटिस की होती है, उसमें बड़ी चीजें, बड़े कंसेप्ट होते हैं ना, वो उन्होंने शॉर्ट करके हमने लिखे होते तो वो। लेकिन फिर ऐसे स्टूडेंट्स को चेंजेस को खास तौर पे अलग से कवर करना होता है। ठीक है, क्लियर? तो आपने कौन सी बुक, अगर आप फ्रेश स्टूडेंट है तो आपने ओल्ड बुक, अगर आपका कोई सीनियर आपको दे भी रहा है तो आपने कहना भाईजान मुझसे ज्यादा आपके लिए ये अहम है, सीफैब में काम आएगा। और वाकई काम आती हैं बुक्स, वाकई ही काम आती हैं बुक्स। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं लेटेस्ट एडिशन, सेकेंड टाइम पढ़ रहे हैं नो लेटेस्ट एडिशन, बल्कि ओल्ड एडिशन जहां से आपने पढ़ा है प्लस चेंजेस अलहदा से। ये ना हो कि चेंजेस करें ना, कि सर ने कहा था ओल्ड एडिशन तैयारी करना, नहीं नहीं, चेंजेस अलहदा से करना लाजमी है। चलिए, ये स्ट्रक्चर था, क्लियर हो गया। अब हम डिस्कशन करते हैं कंसेप्ट्स की, कंसेप्ट्स को, अपने टेक्निकल कंसेप्ट्स को स्टार्ट करते हैं। जी चेंजेस देखिए, अभी हम उसका एनालिसिस कर रहे हैं, आपको 1 या 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा एनालिसिस। तो उसके बाद अभी मैं आपको कोई ओपिनियन इसके ऊपर नहीं देना चाह रहा कि चेंजेस कम है या ज्यादा। ठीक है, मैं 1-2 दिन के बाद आपके साथ ये शेयर करूंगा। जी, कंसेप्ट पढ़ रहे हैं हम फीचर्स ऑफ ए कंपनी। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि बिजनेस होता है प्रैक्टिकली 3 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और कम। सोल प्रोप्राइटरशिप कौन होता है? जिसका ओनर एक हो। पहला कंसेप्ट, ओनर की बात कर, एम्प्लॉयज की बात नहीं कर रहा। एम्प्लॉयज किसी भी बिजनेस में कितने भी हो सकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। एम्प्लॉयज से डिसाइड नहीं होगा कि सोल प्रोप्राइटर है, पार्टनरशिप है कि कंपनी है। किससे डिसाइड होगा? ओनर से। जो सोल प्रोप्राइटरशिप के ओनर कितने हैं? पार्टनरशिप के ओनर मिनिमम 2 मैक्सिमम 20। इसकी ऊंच नीच भी है, वो आपने क्या 4 में शायद पढ़ी होगी, वो 10 की और 20 से ज्यादा पार्टनर। और कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में ओनर्स की मिनिमम है 1 और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में मिनिमम ओनर्स कितने हैं? 1 और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं। अच्छा, सोल प्रोप्राइटरशिप में जो ओनर है ना, उसका नाम है सोल प्रोप्राइटर।
उसका नाम क्या है? सोल प्रोप्राइटर। पार्टनरशिप फार्म में जो ओनर है ना, उनका नाम है पार्टनर। शाबाश। कंपनी फार्म में जो ओनर है उनका नाम है शेयर होल्डर्स या मेंबर्स भी कहते हैं। दो टर्म्स हैं, दोनों को याद रखें, एग्जाम में कोई भी यूज कर सकता है। तो जो कंपनी के ओनर्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? शेयर होल्डर्स या मेंबर्स। अच्छा, हमने कंसेप्ट स्टडी करना है फीचर्स ऑफ कंपनी, लेकिन सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि कंपनी है क्या। कंपनी है क्या? ठीक। वो कहते हैं कंपनी एक ऐसा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो अंडर कंपनी लॉ रजिस्टर्ड हो। कंपनी को डिफाइन करते हुए क्या कहते हैं? कंपनी एक ऐसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो कंपनी लॉ के अंडर रजिस्टर्ड हो। अच्छा, ये तो उसकी हो गई लीगल डेफिनेशन, जिससे कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आता। लीगल, हम पहले इस कंसेप्ट को समझते हैं कि कंपनी है क्या। कंपनी है क्या? कंपनी के बारे में कहा जाता है ये है आर्टिफिशियल पर्सन। ये क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन। ठीक है। आपने अकाउंटिंग पढ़ी है तो उसमें कंसेप्ट स्टडी किया होगा, सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट क्या होता है? ओनर और बिजनेस अलग अलग है। आपने किसकी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना होती है? बिजनेस के। शाबाश। उसी तरह अकाउंटिंग में जो सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट है ना, लॉ में ये सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट है। सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट का मतलब क्या है कि जो कंपनी है ना, कंपनी ये अपने शेयर होल्डर से इसका अलहदा स्टेटस है। कंपनी का जैसे अकाउंटिंग में था ना, बिजनेस अलहदा ओनर अलहदा, लॉ में भी यही है कि बिजनेस अलहदा है, बिजनेस का अलहदा स्टेटस है, ओनर्स का अलहदा। फर्क सिर्फ यह है कि यहां पे बिजनेस से मुराद कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस है, क्योंकि कंपनी लॉ पढ़ रहे हैं। तो कंपनी का स्टेटस एक अलहदा होता है, कंपनी को एक अलहदा पर्सन समझा जाता है, अलहदा उसकी हैसियत होती है, कानूनी हैसियत होती है अलहदा कंपनी की। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? कंपनी एक पर्सन है, लेकिन कौन सी पर्सन है? आर्टिफिशियल। अभी आर्टिफिशियल पर्सन क्या होता है ये समझना सबसे अहम है। बाकी कंसेप्ट्स आपको समझ आ जाएंगे, पढ़ लेंगे। आर्टिफिशियल पर्सन किसे कहते हैं ये सब। एक होता है आर्टिफिशियल, एक होता है नेचुरल पर्सन। अच्छा, आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टर्म सुनी है कभी? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है? कंप्यूटराइज। ठीक है, कंप्यूटर यानी वो एक है नेचुरल इंटेलिजेंस जो अल्लाह ताला ने बनाई है, अल्लाह ताला की बनाई हुई, और एक है वो इंटेलिजेंस जो इंसानों ने बनाई है। ठीक है, और जो कि डिफरेंट सॉफ्टवेयर या रोबोट्स में इस्तेमाल होती है। ठीक है, उसे कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और जो हमारे दिमाग में है ये क्या है? नेचुरल इंटेलिजेंस। ठीक है, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो हम इंसानों ने बनाई है, एक है नेचुरल इंटेलिजेंस जो किसने बनाया है? अल्लाह ताला ने। अच्छा, उसी तरीके से एक है वो इंसान जो अल्लाह ताला ने बनाए हैं, यह है नेचुरल ह्यूमन। नेचुरल ह्यूमन। और एक वो लोग हैं, वो पर्सन, एक वो पर्सन जो अल्लाह ताला ने बनाए, नेचुरल पर्सन, मैं और आप। और एक वो पर्सन जो कि इंसानों ने बनाए हैं, बनाए अल्लाह ताला की दी हुई रिसोर्सेज से ही बनाए हैं, लेकिन इंसानों ने बनाए हैं। वो कौन से हैं? आर्टिफिशियल पर्सन, जैसे रोबोट। तो जब कभी आर्टिफिशियल पर्सन का जहन में आए ना, आपके जहन में एक रोबोट आ जाए, ये है आर्टिफिशियल पर्सन। दिखने में चाहे इंसान जैसा है, इंसान नहीं। आर्टिफिशियल पर्सन, नेचुरल पर्सन, फर्क समझ आ गया? अब आर्टिफिशियल पर्सन और नेचुरल पर्सन क्या एक तरह के लोग हैं? नहीं, दोनों में फर्क है। बहुत से फैक्टर्स में इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। नेचुरल पर्सन में कुछ चीजें हैं जो कि हो सकता है रोबोट में, आर्टिफिशियल पर्सन में ना हो, और कुछ चीजें नेचुरल पर्सन में नहीं लेकिन हो सकता है आर्टिफिशियल पर्सन में हो। उसी तरह लॉ ये कहता है, ये रोबोट तो अभी इजाद हुआ ना, रोबोट का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कंसेप्ट तो भी आया ना, आर्टिफिशियल पर्सन का कंसेप्ट से 150-200 साल पहले आ चुका है कि दुनिया, लॉ ये कहता है कि हमने इंसानों के अलावा एक और कैटेगरी ऑफ पर्सन क्रिएट कर दी। वो कैटेगरी ऑफ पर्सन है कंपनी। जैसे इंसान है ना, इंसान का एक नाम होता है, वो कुछ काम करते हैं, तो लॉ ने कहा हम एक सेपरेट कैटेगरी ऑफ पर्सन क्रिएट कर रहे हैं, उसे कहेंगे कंपनी। जब कोई कंपनी क्रिएट हो जाएगी तो हम उसका नाम रखेंगे, और फिर उसके बाद हम कहेंगे कंपनी ये काम कर रही है, कंपनी वो काम कर रही है। हालांकि दिखने में आपको वो कंपनी विजिबल दुनिया में कहीं नजर नहीं आएगी, और ना ही वो कोई उस तरीके से काम करती हुई नजर आई होगी।
लेकिन वो क्या है? पर्सन। कौन सा पर्सन है? आर्टिफिशियल पर्सन। तो पर्सन का मतलब है जिसको कानून एक शनाख्त देता हो, जिसकी कानून की नजरों में एक अलग हैसियत हो, उसे कहते हैं पर्सन। कानून की नजरों में मैं एक पर्सन हूं, मेरा भाई भी एक पर्सन है, लेकिन कानून क्या कहता है? हम दोनों पर्सन सेपरेट हैं। सेपरेट होने का मतलब अगर मैं किसी से उधार लेता हूं तो वो मैंने ही वापस करना है, मेरे भाई ने वापस नहीं। क्यों नहीं करना? दोनों सेपरेट पर्सन है। इसी तरह लॉ ने कंपनी का भी कंसेप्ट दिया और कहा कंपनी एक बिजनेस करते हुए अगर आप कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस करते हैं ना तो कंपनी एक सेपरेट पर्सन है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कंपनी ने जो लिया दिया इसके लिए वो खुद जिम्मेदार है। बैकएंड पे जो दूसरे लोग उसके काम कर रहे होंगे वो जिम्मेदार नहीं है। यानी कंपनी ने जो रिसीव किया वो किसने पे करना है? कंपनी ने। उसके शेयर होल्डर्स ने पे नहीं करना। उसमें काम करने वाले लोगों ने पे क्यों नहीं पे करना? क्योंकि कंपनी का सेपरेट लीगल स्टेटस है। अकाउंटिंग वाला तो है ही है, अकाउंटिंग में पड़ा हुआ है। आज एक और स्टेटस पढ़ लिया, क्या? लीगली भी सेपरेट लीगल स्टेटस। यानी लीगली किसी से एग्रीमेंट करना चाहे, कॉन्ट्रैक्ट करना चाहे तो वो कर सकते हैं। तो कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस को क्या कहा जाता है? ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है। अगर आपको आर्टिफिशियल पर्सन समझ आ गया ना, बाकी सारे कंसेप्ट उसी के ऊपर डिपेंडेंट है। इसके बारे में लॉ ने नहीं कहा ये आर्टिफिशियल पर्सन है, इसके बारे में लॉ ने नहीं कहा आर्टिफिशियल पर्सन है। किसके बारे में कहा? कंपनी के फॉर्म, कंपनी के लिए। ठीक है, तो अब कुछ फीचर्स ऑफ कंपनी देखिए। सोल प्रोप्राइटरशिप आपने पढ़ा होगा, पहले पता होगा आपको क्या होता है। पार्टनरशिप में आपने कैफ 4 में या I2B वगैरह में पढ़ा, पता होगा। कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस शायद इतना डिटेल में आपने इससे पहले नहीं पढ़ा होगा। बेसिक कंसेप्ट शायद आपको हो, डिटेल में नहीं पढ़ा होगा। अच्छा, तो जब भी कोई नया कंसेप्ट पढ़ना होता है ना तो उसका तरीका ये होता है कि आप प्रीवियस कंसेप्ट्स के साथ कंपेयर करके पढ़ें। जब आप अपने प्रीवियस नॉलेज की बेस पे कोई नया नॉलेज गेन करने की कोशिश करते हैं ना तो वो आसान हो जाता है आपके लिए सीखना। तो हमने कंपनी लॉ पढ़ना है। कंपनी लॉ में सबसे पहले कंपनी को समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है, और हमने कंपनी को समझना है तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप बिजनेस से। फिर हमें उससे पता चलेगा कि सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप बिजनेस कैसे और जैसे जैसे डिफरेंट फीचर्स हमारे सामने आते जाएंगे, हमारे सामने एक खाका सा बनता जाएगा कि कंपनी कैसी होती है। क्योंकि देखिए कंपनी है ना कभी देखी नहीं आप, ठीक है। अगर फर्ज कीजिए भाई ने कभी हाथी नहीं देखा होगा और मैं उस्ताद हूं, मैंने इनको समझाना है कि हाथी कैसा होता है तो फिर क्या करना पड़ेगा? हाँ, जू यानी प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं ना लेके जा सकते। क्लास में बैठे बैठे समझाना है तो मुझे इनको फीचर्स डिस्कस करने पड़ेंगे। ये बड़े बड़े पैर, बड़े बड़े कान, उसके लंबी सी सूंड और उसके दांत बाहर को निकले हुए, ठीक है। इस तरह के इसी तरीके से बताना पड़ेगा ना। तो जैसे जैसे फीचर्स ऐड होते जाएंगे आपके जहन में उसकी शक्ल बनती जाएगी। तो कंपनी चूंकि आर्टिफिशियल पर्सन है, मैं आपको दिखा नहीं सकता कि ये कैसी होती है, लेकिन मुझे इसके फीचर्स आपको बताने हैं। आपने फीचर से ही अंदाजा लगाना है कि कंपनी कैसी होगी और अपने जहन में ना एक कंपनी की शक्ल बनाते जाना है, कोई रोबोट की किस्म की कोई चीज कि वो कैसी होती है, ठीक है जी। फीचर स्टडी करें। अब हम मकसद क्या है? कंपनी को समझना। कंपनी को समझने के लिए क्या कर रहे हैं? हम फीचर डिस्कस कर रहे हैं। पहला फीचर, कंपनी का सेपरेट लीगल स्टेटस होता है। सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में सोल प्रोप्राइटर और बिजनेस का, अकाउंटिंग में तो सेपरेट स्टेटस होता है, लॉ में सेपरेट स्टेटस नहीं हो। यानी लॉ में अगर आपने बिजनेस को लोन दिया ना तो आप उसके ओनर से ले सकते हैं। क्यों? सोल प्रोप्राइटरशिप में सेपरेट लीगल स्टेटस नहीं है। पार्टनरशिप में अगर आपने किसी भी एक पार्टनर को लोन दिया है सबसे ले सकते हैं। बिजनेस को लोन दिया, फर्म को लोन दिया है, पार्टनर से ले सकते हैं। पार्टनर लायबल होते हैं, पढ़ा होगा। पार्टनर को लोन दिया हो, बिजनेस से ले सकते हैं। तो क्यों? क्योंकि दोनों का सेपरेट लीगल स्टेटस ना। सोल प्रोप्राइटरशिप जॉइंट एंड सेवरल लायबिलिटी, नो सेपरेट, जॉइंट एंड सेवरल लायबिलिटी, शाबाश। लेकिन कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में जॉइंट एंड सेवरल लायबिलिटी नहीं है, बल्कि क्या है? सेपरेट, ठीक है। और किस वजह से? क्योंकि सेपरेट लीगल स्टेटस है कंपनी में। सेपरेट लीगल स्टेटस किसका? कंपनी का। किससे? शेयर होल्डर से, ओनर से। सेपरेट लीगल स्टेटस है। सेपरेट लीगल स्टेटस है तो इसका मतलब होता है ओनर हो गए अलग और कंपनी हो गई अलग। ओनर्स को कहेंगे नेचुरल पर्सन,
कंपनी को क्या कहेंगे? शाबाश, आर्टिफिशियल। तो पहला फीचर जो आपने जहन में बिल्ड किया वो क्या? सोल प्रोप्राइटर पार्टनरशिप का सेपरेट लीगल स्टेटस नहीं होता, कंपनी का सेपरेट लीगल स्टेटस होता है। इसी वजह से जो ओनर्स हैं उनको कहा जाता है नेचुरल पर्सन, कंपनी को कहा जाता है नेचुरल पर्सन। ठीक है, अब थोड़ा इस कंसेप्ट को मजीद डिटेल में पढ़ते हैं, इसके कुछ सब पॉइंट्स हैं मजीद डिटेल में कि सेपरेट लीगल स्टेटस होने से फर्क क्या पड़ता है। कहता है सेपरेट लीगल स्टेटस होने का मतलब यह है कंपनी कैन ओन इट्स एसेट्स, जो एसेट्स होंगे कंपनी के वो किसके हैं? कंपनी के, वो उसके शेयर होल्डर के नहीं है। किसके हैं? कंपनी के। ठीक, और जो लायबिलिटीज है कंपनी की वो भी कंपनी ने पे करने हैं, वो शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी नहीं है। सेपरेट फोकस कर रहे हैं सेपरेट के ऊपर। भाई जब दो लोग ही सेपरेट हैं तो उनका वेल्थ भी उनके एसेट्स भी सेपरेट, उनके लायबिलिटी, तो कंपनी के एसेट्स और लायबिलिटीज कंपनी की एसेट्स और लायबिलिटीज, और ओनर्स के एसेट्स और लायबिलिटीज। ये बात समझ आ गई? क्या कंपनी दूसरे लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। अपने नाम से कर सकती है, बिल्कुल अपने नाम से। जिस तरह नेचुरल पर्सन का एक नाम होता है ना, उसी तरह आर्टिफिशियल पर्सन यानी कंपनीज का भी नाम होता है। कभी आपने किसी कंपनी के बारे में सुना कि कोई किसी कंपनी का नाम होता? नेस्ले लिमिटेड, शाबाश। और कोई कंपनी? पीटीसीएल पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन, फौजी फर्टिलाइजर लिमिटेड, शाबाश। और नेस्ले। ठीक है, ये सारी कंपनीज की एग्जांपल दी है। ठीक है, आप एक चीज नोट करेंगे, जब भी किसी कंपनी का नाम आता है ना, एंड में लफ्ज लिमिटेड जरूर आता है। इसकी रीजन मैं अभी नहीं बताऊंगा, सिर्फ पॉइंट आपके जहन में बिठा रहा हूं। जब भी किसी कंपनी का नाम आता है, एक केस स्टडी पूछ लूं आपसे, आईकैप ने टेस्ट की हुई है डिफरेंस के, लेकिन मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके जितने कंसेप्ट हमने पढ़े उसी की बेस पे। फैसल और फैसल लिमिटेड में क्या फर्क है? शाबाश, फैसल नेचुरल पर्सन है, फैसल लिमिटेड आर्टिफिशियल पर्सन है। ये जहन में रखिएगा कंसेप्ट। ठीक है, नाम को डिफरेंशिएट करने के लिए कि कौन सा नेचुरल पर्सन का नाम है, कौन सा कंपनी का नाम है, क्या किया जाता है? कंपनी के नाम के एंड पे वर्ड लिमिटेड लिखा जाता है। चलिए, तो अब ये आपको समझ आ गई बात, सेपरेट लीगल स्टेटस कि कंपनी ओन्स इट्स एसेट्स, कंपनी एसेट्स को ओन करती है, एसेट कंपनी के हैं, मेंबर्स दूसरे लोगों के नहीं। लायबिलिटी को पे करने के लिए खुद लायबल है, और लोगों के साथ अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। क्लियर हुई है बात? अच्छा, अब ना हम वक्तन फवक्तन कुछ प्रैक्टिकल केस स्टडीज भी क्लास में डिस्कस करते रहेंगे, कुछ एग्जाम की केस स्टडी भी। जैसे अभी मैंने आपको छोटी सी बात बताई, फैसल में और फैसल लिमिटेड में फर्क है, ये एग्जाम में टेस्ट किया उसने, केस स्टडी में 3-4 दफा टेस्ट किया हुआ केस स्टडीज में कंसेप्ट। उसी तरह मैं एक रियल केस स्टडी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। वो रियल केस स्टडी क्या है कि लैंड ओन, ये सिर्फ उसके ब्रीफ फैक्ट्स हैं। ओन्ड बाय कंपनी, सोल्ड बाय शेयर होल्डर। हुआ क्या, एक कंपनी बनाई गई और उस कंपनी ने एक प्रॉपर्टी खरीदी अपने हेड ऑफिस के लिए। अच्छा, जब आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आपके नाम पे टाइटल डॉक्यूमेंट ट्रांसफर होते हैं। आप गेस कीजिए, जब वो कंपनी ने प्रॉपर्टी खरीदी तो वो टाइटल डॉक्यूमेंट्स किसके नाम पे ट्रांसफर हुए? कंपनी के नाम पे, डायरेक्टर के नाम पे, कि शेयर होल्डर के नाम पे? कंपनी के नाम पे। तो वो किसकी ओनरशिप हो गया? कंपनी की ओनरशिप में। ठीक है, उस कंपनी का मालिक एक पर्सन था। उस कंपनी का मालिक कौन था? एक पर्सन। जिस कंपनी का मालिक एक ही बंदा हो ना, उसे कहते हैं सिंगल मेंबर कंपनी। सोल प्रोवाइडर कंपनी नहीं, वो तो हाँ कंपनी है ही नहीं। ठीक है ना, सिंगल मेंबर कंपनी। ऐसा सिंगल मेंबर कंपनी का एक ओनर था। उस ओनर ने मिस्टर बिलाल ने एक दूसरे पर्सन के साथ एग्रीमेंट कर लिया कि वो ये लैंड 100 मिलियन में उनको बेचेंगे। एग्रीमेंट कर लिया ओनर ने, ठीक है। और उसके बाद लैंड की वैल्यू बढ़ गई। अब जो दूसरा पर्सन था वो मिस्टर बिलाल से कहने लगा लैंड मेरे नाम पे ट्रांसफर करो। बिलाल ने कहा मैं तो ट्रांसफर नहीं करूंगा। वो जो दूसरा पर्सन था उसने केस कोर्ट में ले गया, ये रियल केस है, कोर्ट में ले गया और कहने लगा सर ये देखें इन्होंने प्रॉपर्टी एग्रीमेंट किया हुआ, बकायदा लीगल पेपर के ऊपर एग्रीमेंट किया हुआ है कि मिस्टर बिलाल ये इस जगह वाली प्रॉपर्टी मुझे ट्रांसफर करेंगे। अब इनको ऑर्डर इशू कीजिए ट्रांसफर करें।
जज ने जब एग्रीमेंट पढ़ा फौरन ही जजमेंट दे दी। गैस कीजिए क्या जजमेंट दी? प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी कि नहीं होगी? कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी? ये हाइब्रिड वाले जरा हाथ उठा के बताइए, क्या प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी? कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होगी? नहीं, शाबाश, इसका जवाब था प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं। क्यों नहीं होगी? जज ने डिसीजन में यह लिखा कि कंपनी सेपरेट है, कंपनी का लीगल स्टेटस सेपरेट है अपने ओनर से। तो ये जो प्रॉपर्टी है किसकी है? कंपनी कैन ओन एसेट्स, तो जो ओनर है वही बेच सकता है। तो जो मिस्टर बिलाल है वो एसेट्स नहीं बेच सकता क्योंकि वो सेपरेट है, एसेट कंपनी के एसेट्स नहीं बेच सकता। ये देखें, ये देखें, ये है बिलाल, ये है कंपनी बिलाल गारमेंट्स लिमिटेड, ये है कंपनी, और ये है इस कंपनी की प्रॉपर्टी जिसपे केस चल रहा था, ये लैंड। इस लैंड को ओन कौन कर रहा है? बिलाल गारमेंट। ये आर्टिफिशियल पर्सन है ये, लेकिन ये एसेट्स को ओन कर सकती है, ठीक है। बिलाल तो ओन नहीं कर रहा। याद रखे, बिलाल इस लैंड को सेल करने का एग्रीमेंट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वो लैंड का ओनर नहीं है, बिलाल कंपनी का ओनर है। बिलाल ओन्स दिस कंपनी। हाँ, कंपनी बेच सकता है लेकिन इस लैंड को नहीं बेच, क्योंकि ये इसकी प्रॉपर्टी। बिलाल गारमेंट्स ओन्स लैंड। तो उन्होंने कहा अगर आप ये एग्रीमेंट बिलाल गारमेंट्स लिमिटेड के साथ करते ना उसके नाम से, तो ये सेल हो सकते थे, अब नहीं हो सकती। क्लियर हुआ? ये है सेपरेट कंसेप्ट होने का। देखिए, अगर ये दोनों सेपरेट ना होते, बिलाल एक ही होते, जैसे सोल पार्टनरशिप में होता है, तो फिर एक के साथ भी एग्रीमेंट कर लिया तो मतलब दूसरे के साथ भी कर लिया। लेकिन चूंकि ये सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट है, तो इसके एसेट्स और लायबिलिटीज बिलाल के हैं, वो इसके नहीं है, और इसके एसेट्स और लायबिलिटीज इसके हैं, अपने बिलाल के नहीं है। यही हमें सेपरेट लीगल स्टेटस में बता रहा है। क्या ये बात समझ आई? चलिए दूसरी चीज, ये कंसेप्ट क्लियर है? पक्का? आगे चलते हैं। ये है सेपरेट लीगल स्टेटस। सेपरेट लीगल स्टेटस का मतलब है कंपनी और ओनर सेपरेट हैं। अब अगला कंसेप्ट सुनिए, सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट। के कंपनी में नॉर्मली ओनर्स और लोग होते हैं, मैनेजमेंट और लोग होते हैं, मैनेजमेंट और लोग। जैसे अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप में देखें ना अपने इर्द गिर्द एग्जांपल, तो जो बिजनेस का मालिक होता है दुकान पे भी वही बैठता है नॉर्मली, या उसके बेटे बैठते हैं। पार्टनरशिप में जो बिजनेस का मालिक होगा वही बिजनेस को मैनेज भी कर रहा होगा। घर से बाहर निकले जो जितने डिपार्टमेंटल स्टोर है, मार्केट में चले जाएं, जितनी बड़ी बड़ी दुकानें हैं, नॉर्मली जो बिजनेस का मालिक होता है। लेकिन जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, इनमें चूंकि बिजनेस की नेचर होती है कम्प्लेक्स, तो इसमें टेक्निकल नेचर, तो इसमें जो मालिक होता है बाज़ औक़ात वो उसके पास इतना नॉलेज स्किल नहीं होता कि वो कंपनी जो लार्ज स्केल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है इसको मैनेज कर सके अच्छे तरीके से, इसके ऑपरेशन को डील कर सके। तो फिर ओनर्स क्या करते हैं, कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में अक्सर ये होता है, हमेशा नहीं कह रहा लेकिन अक्सर ये होता है कि ओनर्स खुद कंपनी को रन नहीं कर पाते, और वो क्या कहते हैं, क्या करते हैं, वो कुछ दूसरे लोगों को अपॉइंट करते हैं कि आप आके कंपनी चलाइए। ठीक है, तो इसीलिए कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में ओनर्स अलहदा होंगे, ओनर्स अलहदा होंगे और मैनेजर्स भी अलहदा होंगे। ये बात समझ आई आपको? अच्छा, अगर बात समझ आई तो मुझे बताइए, सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट ये कहता था कि बिजनेस और ओनर अलग है, तो ये सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट क्या कहता है कि ओनर और मैनेजमेंट भी अलग है, ओनर और मैनेजमेंट भी क्लियर हुई है बात। सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम, देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि हमेशा ऐसे होता है, अगर किसी के पास पैसा भी है और स्किल भी है, तो हो सकता है वो शेयर होल्डर भी हो, वो डायरेक्ट मैनेज करने वाले को डायरेक्टर कहते हैं। ये गौर से सुनिएगा कंसेप्ट, इस पे थोड़ा टेंपो मैंने स्लो रख दिया। सेपरेशन ऑफ ओनरशिप, ये था सेपरेशन ऑफ बिजनेस एंड ओनर, यह है सेपरेशन ऑफ ओनर्स एंड मैनेजर का मतलब डायरेक्टर जो बिजनेस को चलाते हैं, रन करते हैं, जिनके पास स्पेसिफिक नॉलेज स्किल होती है। अगर आपके पास सिर्फ पैसे हैं, स्किल नहीं है, आप क्या करेंगे, कंपनी बनाएंगे, किसी स्किलफुल पर्सन को अपॉइंट करेंगे। आप हैं शेयर होल्डर,
और वो है डायरेक्टर, मैनेज करने वाला। कंपनी में नॉर्मली दोनों सेपरेट होते हैं, लेकिन हमेशा नहीं, ये ध्यान में रखिएगा, आगे चल के एक्सेप्शंस आएंगे। बाज़ औक़ात ऐसा भी हो सकता है कि किसी के पास पैसा भी हो, स्किल भी हो, तो हम क्या कहेंगे, ये शेयर होल्डर भी है और डायरेक्टर भी है। भाई ये बात समझ आई कि वो शेयर होल्डर भी हो सकता है और डायरेक्टर भी हो सकता है। क्लियर हुई है बात? अच्छा, अब यहां पे ना बहुत अहम कंसेप्ट, अटेंटिव होके जरा। शेयर होल्डर और डायरेक्टर्स कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में नॉर्मली दोनों सेपरेट होते हैं, कभी कभार सेम भी हो सकते हैं। शेयर होल्डर है ना, कभी हम ये एक टॉपिक आएगा उसमें कहेगा मिस्टर असलम है, वो एक बिजनेस का ओनर है, हम कहेंगे वो उसका शेयर होल्डर है। फिर कहेगा वो बिजनेस को मैनेज भी कर रहा है, वो बिजनेस का चीफ एग्जीक्यूटिव भी है, वो बिजनेस का डायरेक्टर भी है, तो हम क्या कहेंगे, शेयर होल्डर भी है और डायरेक्टर भी है। ठीक है? अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट आता है, एक कंपनी के जो शेयर होल्डर्स है ना, उनको प्रॉफिट में से डिविडेंड मिलेगा और डायरेक्टर्स को डिविडेंड नहीं, तनख्वाह मिलेगी। ये कंसेप्ट है। अब एक केस स्टडी में पता है क्या कहता है, वो कहता है मिस्टर असलम है, वो कंपनी का शेयर होल्डर भी है और कंपनी का डायरेक्टर भी है, और फिर आगे चल के अगली लाइन में उसने कहा उसे डिविडेंड मिला। स्टूडेंट कहता ठहर जाए सर, रुक जाए, आप गलत पढ़ा रहे हैं हमें, आपने तो कहा था कि डायरेक्टर को डिविडेंड नहीं मिलता। मैं कहा बिल्कुल यही कहा, तो सर इधर मिल रहा है, तो मिल रहा है, तो क्या ये गलत है? सही है। क्यों? क्योंकि उसे डिविडेंड शेयर होल्डर के तौर पे मिल रहा है, डायरेक्टर के तौर पे नहीं मिल रहा। हालांकि वो डायरेक्टर भी है, हालांकि वो, लेकिन डिविडेंड डायरेक्टर के तौर पे नहीं मिला, किसके तौर पे मिला? शेयर होल्डर के तौर पे मिला। फिर अगली लाइन में लिख देगा कि डायरेक्टर को कुछ सैलरी दी गई। स्टूडेंट फिर कहेगा सर आपने गलत पढ़ा दिया, आपने तो कहा था शेयर होल्डर को सैलरी नहीं मिलेगी, यहां पे असलम को सैलरी मिल रही है, तो डायरेक्टर भी तो है। तो यार कैसी बात है, कैसी बात। तो हमारा ना, इवन हम नेचुरल पर्सन के भी जिंदगी में मल्टीपल रोल्स होते हैं। ये मेरे भाई, मैं कहा भाई हो ना, भाई मेरे भाई हो ना, बिल्कुल भाई हो। इसने कहा सर मैं भाई हूं, आइए आज आपकी शादी करवाता हूं। मैं कहा ये हक अदा किया। हम घर में गए, इनकी वालदा साहबा भी बैठे थे, हैं? वालदा साहबा ने क्या कहा कि बेटे किसको लेके आए हो, घर में किसको लेके आए हो? मैंने वालदा साहब कहा वालदा साहबा माफ कीजिएगा, हैं तो आप मेरी भी वालदा की जगह पे, लेकिन इनको बेटा ना कहें, ये तो मेरा भाई है, तो मेरा भाई है, आप इसको बेटा क्यों कह रहे हैं? वालदा कहेंगे इधर आओ, तुम भी मेरे बेटे हो, इधर आओ। हाँ क्यों किया? क्योंकि भाई मेरा भाई होने का ये मतलब तो नहीं है वो किसी का बेटा नहीं हो सकता। भाई होने का रोल डिफरेंट है, बेटा होने का रोल डिफरेंट। इसलिए ये चीज जहन में रखिएगा, जहन में रखिएगा। एक ही पर्सन के पास अगर अंडर लॉ डिफरेंट रोल्स हैं, वो हो सकता है शेयर होल्डर भी वो हो सकता है डायरेक्टर भी हो। आपने ये देखना है वो किस कंटेक्स्ट में डिस्कशन कर रहा है, किस कंटेक्स्ट में डिस्कशन कर रहा है। अगर ये भाई इस वक्त क्लास में है तो इनका रोल भाई के साथ है, मेरे साथ भाई के तौर पे है, और जब ये घर जाएंगे इनका रोल क्या होगा? बेटे वाला रोल होगा। ठीक है? मल्टीपल रोल कॉर्पोरेट लाइफ में भी, जिस तरह नेचुरल लाइफ में मल्टीपल रोल होते हैं, कॉर्पोरेट लाइफ में भी एक पर्सन के मल्टीपल रोल्स हो सकते हैं। अगर वो शेयर होल्डर्स है उसके ऊपर शेयर होल्डर्स की रिक्वायरमेंट्स अप्लाई होंगी, अगर वो डायरेक्टर है उसके ऊपर डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट्स अप्लाई होगी, और अगर वो एट द सेम टाइम दोनों है तो उसके ऊपर शेयर होल्डर, ये अहम कंसेप्ट है, शेयर होल्डर की रिक्वायरमेंट्स भी अप्लाई होंगी, डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट्स भी अप्लाई होंगी। उस वक्त आपने ये नहीं कहना सर है तो ये शेयर होल्डर डायरेक्टर की तरफ क्यों लेके जा रहे हैं, सर है तो ये डायरेक्टर शेयर होल्डर क्यों नहीं लेके जाना, क्योंकि मल्टीपल रोल्स हो सकते हैं और उस पर्सन के ऊपर फिर दोनों रिक्वायरमेंट्स एप्लीकेबल होंगे। क्लियर जी? ये अब दो कंसेप्ट मैंने आपको कंपनी के बता दिए। पहला कौन सा? सेपरेट लीगल एंटिटी वाला, जो क्या बताता है हमें कि कंपनी और उसके ओनर्स अलग हैं, और फिर सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम, जो क्या बताता है नॉर्मली मैनेजमेंट और शेयर होल्डर्स अलग होते हैं। लेकिन जहन में रखिएगा एडवांस कंसेप्ट भी बता दिया, एक भी हो सकता है, कोई एक पर्सन के पास दोनों रोल्स हो सकते हैं। तो हमने यहां पे ये देखना है अगर शेयर होल्डर है तो शेयर होल्डर की रिक्वायरमेंट्स, डायरेक्टर दोनों है तो। चलिए जी आगे चले।
अभी तो शुरू है, अभी तो 45 मिनट नहीं हुए होंगे, ऐसे ना करें। टेक्निकल है, चलें फिर थोड़ी गपशप कर लेते हैं, टेक्निकल डिस्कशन नहीं करते। आप में से कभी किसी ने कोई प्लॉट खरीदा? किसी सोसाइटी में प्लॉट नहीं खरीदा? अच्छा, कभी किसी सोसाइटी को विजिट किया है? सोसाइटी को विजिट, उनका स्ट्रक्चर बड़ा अच्छा बना होता है। एक तो होता है ना अदर देन सोसाइटी, वो घर जिधर यहाँ पे कोई छोटा घर बड़ा घर इधर निकले ना, इधर डिफरेंट एरियाज में, तो कोई 5 मरले का घर, उसके साथ ही 7 मरले का, उसके साथ 8.5, फिर 10 का, फिर कनाल का, फिर आगे 2 मरले का, फिर 4, इस तरह बने। लेकिन सोसाइटी में इन्होंने बड़ी प्लानिंग के साथ एक जैसी कटिंग करके प्लाट बनाया। ऐसे ही होता है ना, जैसे फर्ज कीजिए ये है, क्या कह रहे भाई? जीवन, अच्छा जीवन, एक जैसे हॉस्पिटल सारे उसमें, चलिए आगे जाओ। ये है एक सोसाइटी, इस सोसाइटी के अंदर उन्होंने कटिंग करके डिफरेंट, भाई कितने एरिया का प्लाट बना? प्लाट कितने एरिया? 5 वाला नहीं, एक नाल का ठीक है, एक नाल का ठीक है, 5 वाला छोटा हो जाएगा। अब ये एक नाली समझे भाई इसको, ये लीजिए ये, और फिर इसके बाद ये इस तरीके से, ये इधर मस्जिद है, ये स्कूल है, ये मार्केट है, ये सारी चीजें। अच्छा, आपको ये पता होगा कि हर एक जो प्लॉट होता है ना, उसको एक नंबर लगा दिया जाता है। ये कॉर्नर वाला प्लॉट है 1 नंबर, ये 2 3, फेस वाला 4 5 6 7 8 9 10 वगैरह वगैरह, ठीक है। अच्छा, जब कोई प्लॉट खरीदने आएगा तो वहां पे खुदाई करके उसका इतना प्लॉट का हिस्सा उसे दे दिया जाएगा, और उसे ऐसे होगा क्या? ऐसे नहीं, प्लॉट उधर ही रहेगा। तो अगर उसने पैसे दे दिए हैं और प्लॉट खरीद ले, तो सबूत क्या होगा? एक फाइल, लीगल एक फाइल दी जाएगी उसको, जिसके ऊपर उसका नाम लिखा होगा और प्लॉट का नंबर लिखा होगा, ठीक है। अच्छा, अगर कोई एक प्लॉट खरीदना चाहे कि एक फाइल, और अगर कोई सोसाइटी में 2 प्लॉट्स खरीदना चाहे, पैसे भी 2 के देगा और 2 फाइल्स दे दे। और अगर कोई 5 खरीदना चाहे, 5 पैसे, ठीक है। और नॉर्मली बैलेटिंग वगैरह भी होती है, हम उस तरफ नहीं जाते हैं, फिलहाल सिर्फ इस तरफ। तो ये पूरी कहलाती है सोसाइटी कलेक्टिवली, गौर से सुनेगा, ये पूरी क्या कहलाती है? सोसाइटी। इसके अंदर है ये इंडिविजुअल प्लॉट। अगर सोसाइटी ने 10 प्लॉट बेचने हैं तो वो क्या कहेंगे? वो कहेंगे 10 प्लॉट बेचने हैं, जिसने खरीदने हैं आ जाएं, और 10 प्लॉट बेच देंगे। अगर ये चाहते हैं, बात करते आपने सुना फेज 1 फेज 2 फेज 3, तो कभी फेज वाइज भी तो इशू होती है, सॉरी फेज वाइज भी तो प्लॉट बेचे जाते हैं ना। तो इसी तरह फेज वाइज अगर कंपनी ने, सॉरी सोसाइटी ने फैसला किया कि 10 प्लॉट बेचने हैं, तो 10 प्लॉट बेच सकती है ना। अगर 20 है तो, और फर्ज कीजिए टोटल 100 है, ये 100 के 100 बेचना चाहे, 100 के 100 बेच। अच्छा, लेकिन ये आपको पता होगा कि बेचने से पहले उसे ये सोसाइटी और इसके जितने प्लॉट्स होते हैं हिस्से करके ये रजिस्टर करवाने पड़ते हैं डेवलपमेंट अथॉरिटी से, ठीक है, एलडी वगैरह या जो भी एप्रोप्रिएट अथॉरिटी है, वे एग्री करते हैं। इसी तरह कंपनी भी काम करती है। कंपनी के जब सोल प्रोप्राइटरशिप में कोई ओनर घर से पैसे लेके आते हैं, आप क्या कहते हैं? कैपिटल आया। क्या कहते हैं? कैपिटल आया। पार्टनरशिप में कोई पार्टनर घर से पैसे लेके आता है, आप क्या कहता है? कैपिटल, उसमें भी कैपिटल है। लेकिन जब कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में कोई ओनर घर से पैसे लेके आता, आप उसे कहते हैं, ये नहीं कहते कैपिटल, क्या कहते हैं? शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल क्यों? क्या शेयर कैपिटल को पता है कैसे डिफाइन करते हैं? शेयर कैपिटल को कैसे डिफाइन कर, एक होती है लीगल डेफिनेशन, एक होती है कंसेप्चुअल। लीगल डेफिनेशन जो है ना, उसमें नॉर्मली कंसेप्ट इतना नहीं, जैसे लीगल डेफिनेशन क्या कहते थे कि कंपनी कौन सी कंपनी मींस बिजनेस रजिस्टर्ड अंडर लॉ। उसी तरह शेयर कैपिटल का मतलब लॉ में क्या बताया हुआ भला? शेयर का, शेयर कहते हैं शेयर मींस शेयर इन शेयर कैपिटल ऑफ ए कंपनी। शेयर मींस शेयर इन शेयर कैपिटल ऑफ ए कंपनी। नहीं समझ आया? इसको कंसेप्चुअली समझेंगे हम इस एग्जांपल से। किसको? शेयर को और शेयर कैपिटल को समझेंगे कल, आज नहीं, आज मुझे पता टाइम पूरा हो गया। लेकिन एक यहां पर इतनी डिस्कशन की ना, एक चेक पॉइंट क्रिएट कर दूं। ये जो पूरी सोसाइटी है ना, ये कंपनी का शेयर कैपिटल है।
ये पूरी सोसाइटी क्या है? शेयर कैपिटल। और ये जो उसको सब डिवाइड किया है स्मॉलर पार्ट्स में, तो ये हर स्मॉलर पार्ट क्या है? शेयर। ये शेयर है हर स्मॉलर, ये शेयर नंबर 1, शेयर नंबर 2, शेयर नंबर 3, और ये कलेक्टिवली क्या है? कंपनी पहले सारा शेयर कैपिटल रजिस्टर करवाती है, इजाजत लेती है, फिर जैसे जैसे जरूरत पड़े 10 शेयर कभी इशू कर दिए, कभी 20 शेयर इशू कर दिए, और लोगों से पैसे इकट्ठे कर लिए। तो मुझे बताइए, शेयर कैपिटल में जो टोटल अमाउंट है और शेयर जो स्मॉलर पार्ट है, इसमें फर्क समझ आ गया? अब एक और टर्म शेयर सर्टिफिकेट, ये क्या होता है? ये आप सोच के कल मुझे बताएंगे कि हमारी इस स्टोरी में शेयर सर्टिफिकेट क्या है। जब शेयर होल्डर 10 रुपए देगा, पैसे देगा, तो सबूत क्या मिलेगा, ये कल डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर यहां खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।